हाय गाइस। सो ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे मैं बना रहा हूँ, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि जो वो मैंने 5 तरीके बोले थे कनाडा आने के, उसमें से ये दूसरा तरीका है। अच्छा, पीआर का मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया था वैसे तो अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भूल गया था मेंशन करना, वो ये है कि आपको अगर पीआर पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। एंड सेम गोज़ विद द स्टूडेंट वीज़ा एज़ वेल। जो सारा चक्कर है स्टूडेंट वीज़े का वो सारा बेस करता है कि आपके पास कितने फ़ंड्स हैं। पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। तीसरी चीज़ ये कि आपको आपको ये साबित करना होगा कि आप जो है आ तो रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। मतलब आप कनाडा आ रहे हैं लेकिन आप स्टे नहीं करेंगे, और ये आपको जो यकीन दिलाना है वो अपने आप से ज़्यादा आपको यकीन दिलाना है जो आपका केस ऑफिसर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो स्टेटमेंट आप जो लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोलते हैं, कनाडा में कुछ और बोलते हैं। तो वो जो आप लेटर आप लिखते हैं जिसमें आप बताते हैं कि भाई मैं क्यों आना चाह रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, फिर उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स में आप ये लिखते हैं या अटैच भी करते हैं उसके साथ कि मैं अगर आना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पीछे इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे वहाँ पे स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ जहाँ से मेरी क्वालिफ़िकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो मैं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या अगर मैंने कॉमर्स में कुछ किया हुआ है तो मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ, उसकी ये अपॉर्चुनिटी है मेरी कंट्री में, तो इस वजह से उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें आपको उस लेटर में लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद से जो चीज़ ज़रूरी होती है, जब आप प्रूफ ऑफ फंड्स आप दिखाते हैं तो उसमें अगेन वो प्रॉपर्टी वगैरह दिखाते हैं। फिर कॉलेज का नाम बाज़ दफ़ा या यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा मैटर करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, बिकॉज़ अगर आप महंगी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो फिर समझते हैं कि हाँ ठीक है ये जो है ना वाकई में पढ़ने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी छोटे कॉलेज में या कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, किसी डिप्लोमा कोर्स में, तो फिर उनको इस बात का यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है उनको यकीन, और ऐसा नहीं है कि लोग आते नहीं हैं, लेकिन वो फिर ये अज्यूम करते हैं कि यार ये तो जो है ना यहाँ पर आकर जो है ना सेटल ही होना चाह रहा होगा। जबकि इंटरेस्टिंगली ये बात उनको भी पता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, सेटल भी होना चाहते हैं। इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज़्यादा सख्ती करता है और पीआर इतनी आसानी से नहीं देता। बट व्हेन इट कम्स टू कनाडा में फिर भी पीआर जो है स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाती है। इसलिए जो है ना स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे होते हैं आजकल। तो जब भी आप अप्लाई करें तो एक तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और इस तरह अप्लाई करना चाहिए। दूसरा ये कि अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार हम स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आ जाएंगे तो हमें आसानी से पीआर मिल जाएगी। देखिए, आसानी से तो नहीं मिलती, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पर होता ये है कि आप पहले तो 4 साल 2 साल 3 साल जो भी आपका कोर्स है, पहले तो वो कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से आपको टेम्परेरी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि टेम्परेरी वीज़ा आपको मिलेगा। अच्छा, जब आपको टेम्परेरी वीज़ा मिल जाएगा तो उसके बाद से फिर आपको जब टेम्परेरी वीज़ा में आप काम करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है आप और जॉब्स करेंगे। आपको फुल टाइम तो आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है जॉब करना। फुल टाइम तो आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको और फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो चाइल्ड केयर बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप विदाउट फैमिली भी ये सब नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पीआर, जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा पे एज़ अ फैमिली तो बहुत मुश्किल होता है। यंग लोगों के लिए फिर भी सर्वाइव करना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर जैसे बोलते हैं ना कि अनमैरिड हैं, अगर आप यंग है 20-25 साल के हैं तो आपके अंदर एनर्जी भी होती है, तो इस तरह आप काम भी कर लेते हैं। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सामान उठाने वाला काम हो, कुछ भी काम हो आप कर लेते हैं। जब आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती तो एक तो पढ़ना, फिर फैमिली को पालना है, उसकी टेंशन होती है, एंड देन फिर उसके बाद से वो सारी टेंशनें जब ख़त्म होती है तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, आपको और दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और पीआर सबसे बड़ी बात कि किस तरह मिलेगी। तो इसलिए मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप यंग हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यंग नहीं हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के बजाय आप कोशिश करें डायरेक्टली पीआर के लिए ही अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके तरीके फ़ाइंड आउट करने की कोशिश करें और सारी एनर्जी उस पर लगाएं। खैर, स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है फ़ी भी भरनी पड़ती है,
आपको घर का रेंट भी देना पड़ता है, आपने अगर गाड़ी ली है तो उसके एक्सपेंसेस हो गए, और इसी तरह और बहुत से एक्सपेंसेस जो होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के साथ आते हैं। और फैसिलिटी ज़ीरो होती है लिटरली। तो स्टूडेंट वीज़ा को फिर जब आपको, जिस तरह मैंने बोला पहले, आपको स्टूडेंट वीज़ा के जब 2-3 साल या जो भी टाइम पीरियड है वो जब आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद से फिर आपका टेम्प्रेरी वीज़ा मिलेगा। उसके बाद से आप वर्क परमिट आपको सर्च करना पड़ेगा, या तो वर्क परमिट सर्च करना पड़ेगा कि उस फील्ड में आपको जॉब मिल जाए ताकि आपको कनाडा में पीआर मिल सके, या आपको, जिस तरह मैंने पहले पीआर की उसमें बताया था कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि जी मैंने कनाडा से पढ़ा है, मेरे आइल्स स्कोर ये है। वो सारे प्रोसेस वैसे ही रहेगा। आपको एडवांटेज से भी होगा क्योंकि आपने कनाडा से पढ़ा है तो आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह प्रोविंशियल नॉमिनेशन में भी होता है कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट से पढ़ा है तो उसका भी चांस बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, इनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। अब ये सब हो गया तो उसके बाद से फिर जो एक चीज़ जो आती है और ध्यान में रखना ज़रूरी है वो ये है कि आपने वर्क परमिट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब वर्क परमिट का ये कि अगर वर्क परमिट ले लेंगे और आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो फिर आपको डायरेक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसमें फिर आपके पीआर वाले मसले तो काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जॉब ऑफ़र लेना इतना आसान नहीं होता है। अब जॉब ऑफ़र का क्या चक्कर है? जॉब ऑफ़र का ये चक्कर होता है कि ज़ाहिर है आपको एम्प्लॉयर ऐसा मिले जो कि आपको जॉब ऑफ़र दे दे, आपको आपकी नीड हो उसको, तो फिर तो जॉब ऑफ़र मिल जाती है जिस पे पीआर के लिए आसानी रहती है। लेकिन ये सब बाद का प्रोसेस जो स्टूडेंट वीज़ा के बाद का प्रोसेस है, और बहुत से स्टूडेंट की लाइफ मैं जी चुका हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में था एज ए स्टूडेंट, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे साथ उस वक्त पढ़ रहे थे, मतलब मेरे साथ थे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको क्या स्ट्रेस लेवल उनका रहता है कि किसी तरह हमें पीआर मिल जाए। यंग लोगों का फिर भी कम होता है, लेकिन जो थोड़े से एज वाले होते हैं, जिनकी फैमिलीज़ होती हैं, जिस तरह मेरी थी फैमिली जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के बजाय कोशिश ये करें कि डायरेक्टली पीआर की कोशिश करें अगर आपकी एज ज़्यादा है। अगर यंग है या एक्सपीरियंस नहीं तो फिर तो स्टूडेंट वीज़ा चलेगा। स्टूडेंट वीज़ा में आके फिर आप स्ट्रगल कर सकते हैं 5-6 साल, 10 साल, व्हाटएवर, और उसके बाद से पीआर आपको मिल सकती है। सो दिस वाज पार्ट 2। आई होप यू लाइक इट, आई होप इन्फॉर्मेशन मिली हो। यहाँ पर इस वक्त अंधेरा हो गया, मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो फिर अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।